गुड इवनिंग एवरीबॉडी। खुली हैं खिड़कियां हर घर की, लेकिन गली में झांकता कोई नहीं है। मैं ऐसे जमघटों में खो गया हूं, मुझे पहचानता कोई नहीं है। चलूं तो मंजिलें। दोस्तों, ये बात कर रहा हूं उन तमाम फिल्म, टेलीविजन, मीडिया के उन सभी लोगों की जो एक बार घर से निकल जाते हैं और उन्हें या तो सीधा रास्ता ऐसा नजर नहीं आता कि वो अपनी उन मंजिलों तक पहुंचना चाहते हैं जो नजर नहीं आती। तो जिंदगी का एक धुंधली सी होती है, हर कदम पे एक नया कदम रखते ही एक नया रास्ता नजर आता है। एक फिल्म पूरी होती है तो दूसरे बनाने की इच्छा पैदा हो जाती है, एक किताब खत्म होती है तो दूसरी किताब लिखने की इच्छा पैदा हो जाती है। और आज इसलिए इतनी ज्यादा खुशी है कि ऐसे एक नहीं बहुत सारे लोग एक साथ एकत्र होकर इस वक्त यहाँ मारवा स्टूडियो के प्रांगण करना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग यहाँ एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स के बैनर तले। 21 साल मारवा स्टूडियो चलाने के बाद और 19 साल एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन चलाने के बाद हम लोगों ने साथ साथ ये भी सोचा था कि हम अपने भाषा को, लेखन को किस तरीके से प्रमोट करें, और उसी के लिए हम लोगों ने एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स की एक योजना तैयार की थी कुछ साल पहले। और उस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने लेखन को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया। आज उसी के उपलक्ष्य में, उसी की सीरीज में हम लोग फिर यहाँ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स की इज्जत के लिए, उसके ऑनर के लिए, हरीश चंद्र बर्माल जी के लिए, जिन्होंने फिर से एक ऐसा कर्तव्य कर दिखाया है जिसे हम सबको मजबूर कर दिया है कि हम सब एक साथ इकट्ठे होकर आज उस किताब का यहाँ विमोचन करें। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज के इस सारी सभा के मुख्य अतिथि हमारे बीच में इस वक्त ममता शर्मा जी मौजूद हैं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली। मैं निवेदन करूंगा कि ममता जी को फूलों को सम्मान दिया जाए। ममता शर्मा जी को कौन नहीं जानता? ममता शर्मा जी, she took over the charge of chairperson of the illustrious political family and being a proud daughter of an ardent patriot, Shri Dharlal Devta, who took an active part in freedom struggle and laid down his life in the fight for freedom of India. Shrimati Sharma had also joined active politics in 1985 and was nominated as the executive member of Rajasthan Red Cross Society in the following year in 1986, and later became the General Secretary of the Rajasthan Pradesh Congress Committee and led many movements for the welfare of downtrodden and weaker section of the society in state of Rajasthan. She had contested the assembly election of the state from Bundi constituency and won by a great margin, defeating her nearest rival in the year 2002, was appointed as the parliament secretary during the cabinet expansion. She was also nominated as the member of the Senate of Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer, and was also a member of the Telephone Advisory Committee from 1995 to 97 and 2002 to 2004. She was re-elected for the State Assembly from Bundi constituency in the year 2003, defeating her nearest rival by a landslide margin again, and was the only lone woman candidate to have won the 2003 Assembly election out of 18 women contested. यूँ तो मैं ममता जी की जितनी तारीफ करूँ शायद कम है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपको भी लेखन से बहुत प्यार है। आप भी राइटिंग करती हैं और आप भी ऐसे ही संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप वक्त निकाल के इस वक्त हमारे इस मंच पर मौजूद हैं। एक बार ममता जी के लिए जोरदार तालियां। जी हाँ, हम लोग इस वक्त मंच पर बैठे हैं और हमारा जो मंच है वो और ज्यादा सुशोभित हो रहा है क्योंकि हमारे बीच में राजेंद्र यादव जी बैठे हैं। राजेंद्र यादव जी के लिए एक बार जोरदार करूंगा कि वो यादव जी को फूलों का पुरस्कार दें। यादव साहब इस वक्त शायद हिंदी के सबसे बड़े और चर्चित कहानीकार हैं। कई पीढ़ियों को आपने खड़ा किया है। हंस के आप संपादक हैं, जिसे कभी मुंशी प्रेमचंद जी ने शुरू किया था। आपके कई उपन्यास, कई कहानियां, कई आलोचनाएं, कई
बहुत कुछ आपने लिखा है और इस देश को दिया है। सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात, 1 इंच मुस्कान, उल्टा, अनदेखे अनजाने पुल, रूप और संवेदना जैसे कई उपन्यास आपने देश को दिए। शायद मुझे एक पूरा दिन चाहिए अगर मैं राजेंद्र यादव साहब के बारे में बात करूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से राजेंद्र साहब जी को जोरदार तालियों के साथ यहां पर आमंत्रित करता हूं। जी हां दोस्तों, मंच हमारा और बहुत तगड़ा हो चुका है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में इस वक्त कमर वाहिद नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। चाहे वो प्रिंट रहा हो, रेडियो रहा हो, टेलीविजन रहा हो, हर मीडियम के साथ आप जुड़े हैं। टेलीविजन की दुनिया की एक ऐसी हस्ती हैं जो देश को सबसे बड़े टेलीविजन न्यूज चैनल को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कभी कैमरे के सामने शायद आपने इन्हें नहीं देखा होगा क्योंकि इन्हें शायद पसंद ही नहीं। टेलीविजन न्यूज के पुरोधा, भाषा की महारथी और न्यूज की दिशा और दशा बदलने वाले ऐसे पत्रकार जिन्होंने सही माने में टीवी न्यूज की भाषा को एक नया दर्शन दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि नकवी साहब इस वक्त हमारे मंच पर मौजूद है। नकवी साहब से एक बार दोस्तों, कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें देखते ही आप पहचान लेते हैं, शायद फिल्मी हीरो से भी ज्यादा चर्चित। जी मैं बात कर रहा हूं हमारे बीच में इस वक्त मौजूद आशुतोष जी के लिए। आशुतोष जी के लिए एक बार जोरदार ताली देकर आशुतोष जी का अभिनंदन किया जाए। आप मैनेजिंग एडिटर हैं IBN 7 के। आपने पत्रकारिता से एक बड़ा नाता जोड़ा है। कई सालों से आप पत्रकारिता से जुड़े हैं। टेलीविजन में आप एक जाना पहचाना नाम है। देश और विदेश में आपने अपनी पत्रकारिता की हैसियत को एक नया नाम दिया है और मुझे बड़ी खुशी है कि इस वक्त आशुतोष जी यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि कहानी की दुनिया में एक नया नाम और एक नया विश्वास पैदा करने वाली मैत्री पुष्पा जी भी इसी मंच पर मौजूद है। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप फूलों का गुलदस्ता देकर मैत्री पुष्पा जी का अभिनंदन करें। आप कहानीकार हैं, बहुत जबरदस्त एक्टिविस्ट हैं। आपने कई उपन्यास, कई लेख, कई आपकी कहानी संग्रह, आपको कई बार कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अलीगढ़ से आपका जन्म हुआ, बुंदेलखंड कॉलेज झांसी में आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की और राष्ट्रीय सहारा, वनिता जैसी पत्र पत्रिकाओं में आप निरंतर अपना कंट्रीब्यूशन देती रही। आप वैसे तो इंडिपेंडेंट राइटर हैं और कस्तूरी कुंडली बसे जैसी नाम जो कि देश भर में आपका उपन्यास जो बहुत चर्चित हुआ, इसके साथ साथ आपने अलमा कबूतरी, झूला नट जैसे कई उपन्यासों का लेखन किया। आज इस मंच को और ज्यादा आपने सम्मानित किया है। थैंक यू वेरी मच मैत्री पुष्पा जी। जी हाँ, हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रवि मलिक। मैं डॉक्टर रवि मलिक का भी अभिनंदन करता हूं। शायद टेलीविजन के किसी एंकर पर्सन के बाद अगर किसी टीवी चैनलों पर किसी डॉक्टर को अगर आप देखते हैं तो शायद ये चेहरा सबसे ज्यादा टेलीविजन पर नजर आता है। बच्चों के आप सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चित मशहूर बच्चों के डॉक्टर हैं और इससे ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट के आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर साहब आप यहाँ पर आए और आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई। जी हाँ, आज की सारी सभा के हीरो हरीश चंद्र वर्णवाल इस वक्त यहाँ कोने में दुबक कर बैठे हैं। सोच रहे हैं कि इन्हें कोई देख नहीं रहा, लेकिन हकीकत तो है कि सबका ध्यान आप ही की तरफ आकर्षित है, क्योंकि एक खूबसूरत किताब लहरों की गूंज और फिर एक खूबसूरत किताब टेलीविजन की भाषा को खूब चर्चित करने के बाद आज वो समय आ गया है कि जब आप अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने के लिए यहाँ मौजूद है।
सच कहता हूँ नहीं, सच कह रहा हूँ कि किताब का नाम भी सच कहता हूँ है। बहुत कुछ इसके अंदर लिखा गया है। क्या लिखा गया है ये थोड़ी देर में खुद बताएंगे। CIBN 7 के अंदर आप इस वक्त एसोसिएट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की हैसियत से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समय निकालकर आपने ये तीसरी किताब लिखने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद आई। और इस सारे कार्यक्रम की शोभा का कारण वो हैं जिन्होंने इस किताब को प्रकाशित किया है। और इस वक्त हवानी प्रकाशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण महेश्वरी जी इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि अरुण महेश्वरी जी का भी एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, क्योंकि ये किताब ही ना छापते तो हम लोग यहाँ एकत्रित नहीं होते। सिंपल सी बात। जी हाँ दोस्तों, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज की मुख्य अतिथि ममता शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और मंच पे बैठे सभी मुख्य अतिथि और खास अतिथियों से गुजारिश करूंगा कि वो भी इसमें शामिल। बाको बुलाऊंगा। यार परेशान तो परेशान करना है। थैंक यू वेरी मच। दो लाइनें याद आ रही कि ये जो मेहमान बने बैठे हैं, मेरा ईमान बने बैठे हैं, अपना रुख देख के आईने में खुद हैरान बने बैठे हैं, मुझको रुसवाए जमाना करके आप अनजान बने बैठे हैं, उनकी तारीफ करूं क्या फैयाज, इश्क की जान बने बैठे हैं। मैं निवेदन मैं अपनी किताब के बारे में बोलने से पहले सबसे पहले संदीप जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि संदीप जी को भी सम्मानित किया जाए और फूलों का गुलदस्ता देकर। और ये ज़रूरी है क्योंकि आपने तो सबका मान बढ़ाया, आपका भी ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे बीच में अजीत सर हैं न्यूज़ 24 से। उन्होंने मुझे काफ़ी पहले से ही हिदायत दे रखी थी कि मंच पे नहीं बुलाना है, और उनका भी सम्मान किया है। और हमारे बीच में राणा यशवंत जी हैं, उनको भी सम्मान किया जाए। अरुण माहेश्वरी जी हैं हमारे प्रकाशक, आखिर दोस्तों, मैं बहुत संक्षिप्त में किताब के बारे में बताऊंगा कि ये किताब मैंने लिखने के लिए कभी नहीं लिखी। मैं अपनी शुरुआती कहानी बताना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार दिल्ली आया था, आसनसोल एक छोटा सा शहर है बंगाल में, वहाँ से जब मैं पहली बार 95 में दिल्ली आया तो मेरे लिए बहुत अनोखा था कि मैं एक बहुत बड़े शहर में जा रहा हूँ।
अंदर इतना उत्साह भरा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता। वहाँ मुझे लग रहा था कि दिल्ली कैसी होगी, क्या होगी, किस रंग की होगी, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं साहित्यिक दृष्टिकोण से। तो मैं जब आया तो मैं बहुत खुश था, मैंने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा था। तो उसी समय एक शख्स मुझे मिला सामने में जो अंधा था, बच्चा था। तो मुझे ऐसा लगा कि वो भी पहली बार दिल्ली आया मेरी तरह। फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि वो क्या सोचता होगा, उसको कैसे दिल्ली नजर आती होगी, वो कैसे देखता होगा, आखिर वो देख नहीं सकता, महसूस कैसे कर सकता होगा। तब मैंने उन बच्चों पे, अंधे बच्चों पर लगभग 10 साल तक रिसर्च किया। और जब मैं ये कहानी लिखने के लिए बैठा तो मुंबई में था, स्टार न्यूज़ में, तब मैंने वो कहानी लिखी थी, यही मुंबई है। इसी तरह दूसरी कहानी है, एक बार मैं मुंबई सफ़र कर रहा था, एक ट्रेन से एक गाय कटकर मर गई और उसके बाद जो हालात पैदा हुए वो मुझे बहुत अच्छे से याद रहा। और उसी ट्रेन से आगे जाकर एक इंसान कटकर